अभिवादन स्वीकार कीजिए लक्ष्य आर्य का, क्योंकि आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इस सप्ताह विशेष। इस सप्ताह अनेक कार्यक्रमों और त्योहारों की धूम प्रदेश भर में मची रही। जहां एक और नवरात्रि की समाप्ति हुई तो वहीं दूसरी ओर विजयदशमी, जो बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक है, प्रदेश भर में हर्षोल्लास और समारोह पूर्वक मनाया गया। सनातन संस्कृति और भारत में विजयदशमी पे शस्त्र पूजन की परंपरा रही है। राजस्थान के सरहदी जिले जैसलमेर में सीमा सुरक्षा बल द्वारा शस्त्र पूजन किया गया। आइए दिखाते हैं जैसलमेर से ये खास रिपोर्ट। भारत माता की, भारत माता की, बीएसएफ की। विजयदशमी का पर्व है। आज बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और इसी दिन भगवान राम ने रावण का संहार करके विजय पताका लहराई थी। तो विजयदशमी का पर्व है, ये हमारे लिए बहुत अहम है। हम इसको हर्षोल्लास से मनाते हैं और इसलिए मनाते हैं क्योंकि इसके दिन हथियारों की पूजा की जाती है। हथियारों की पूजा इसलिए की जाती है कि हम इसको भगवान का दर्जा देते हैं ताकि भगवान रण क्षेत्र में हमारे साथ रहे और जब कभी भी जरूरत पड़े तो हम इन्हीं हथियारों का उपयोग करते हुए युद्ध क्षेत्र में विजय पताका लहराएं और इससे दुश्मनों का संहार करें। और इन्हीं हथियारों के बल के ऊपर हम लोग इस देश की जो प्रथम रक्षा पंक्ति कहलाती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स देश की प्रथम रक्षा पंक्ति है। हमारी जो इन्फेंट्री बटालियंस है वो हमेशा सीमा पर तैनात रहती है और हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की आर्टिलरी यहाँ पर है और जब जरूरत पड़ेगी तो हम शॉर्ट नोटिस पर तुरंत तैनात होके और दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। अगर आप देखें तो बीएसएफ बाय एंड लार्ज आज की तारीख में सबसे अनुभवी फोर्स है। एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी को हैंडल करने में बीएसएफ सबसे ज्यादा इफेक्टिव और अनुभवी फोर्स है। तो इसका हमें गहरा फायदा, बड़ा फायदा हुआ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जिसमें हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमारे एंटी ड्रोन सिस्टम से उन्होंने कारगर तरीके से काम किया और हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम्स लगे हुए थे इंडियन एयरफोर्स के, इंडियन आर्मी के, उन्होंने बहुत कारगर तरीके से काम किया। ये शस्त्र पूजन इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे साथ, हम इनके साथ हैं और ये हमारे साथ है। तोपखाना बल और तोपखाना जो बीएसएफ पार्टी है, ये इसका एक अहम रोल है बीएसएफ ऑर्गेनाइजेशन में। और हम इन्फेंट्री बॉर्डर पर इनके साथ ऑफ सिंदूर में भी हमने हिस्सा लिया था और काफ़ी जोरों से हमने इसका प्रयोग करते हुए दुश्मन को उनके हर मंशा को नाकाम किया था। जैसा कि आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने अपने हथियारों से दुश्मन के चक्के छुड़ा दिए और हमारा गोला दुश्मन का काल बन के उन पर बरसा और उसके नापाक इरादों को नेस्तनाबूद कर दिया। उसका हमने ऐसा हाल किया कि भविष्य में वो अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा और
अब भविष्य में अगर हमें कभी मौका मिलेगा तो हम दुश्मन के दांत फिर से खट्टे करेंगे और दुश्मन को फिर से नाबूद करेंगे। भारत की प्रथम रक्षा प्रगति सीमा सुरक्षा बल की तोपखाना रेजिमेंट आज जो है अपने शस्त्र पूजन का आयोजन कर रही है, जिसमें हम अपने युद्ध के देवता माने जाने वाले अपने गन की पूजा करते हैं। इसके अलावा सभी स्मालाम की पूजा कर रहे हैं और भगवान से यही कामना कर रहे हैं कि हमारा लक्ष्य निश्चय विजय का जो मोटो है उसको जो है हमेशा पूरा होता रहे जो है। राजस्थान के खजुराहो कहे जाने वाले बाड़मेर के किराड़ू में इस सप्ताह मलानी महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में देश प्रदेश के ख्यातिनाम कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से दर्शकों का मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं राज्य सरकार और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित महोत्सव में न केवल प्रदेश भर बल्कि देश भर से लोग जुटे। आइए लेके चलते हैं हम आपको बाड़मेर महोत्सव में। ये भारत के उस कालखंड की उस समृद्धि और वैभव को बताते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, मुख्यमंत्री भजनलाल जी का और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी का कि उन्होंने इतनी ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण का जिम्मा भी लिया। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे बताया कि मालानी के नाम पर, उत्सव के नाम पर ये पहला उत्सव है ऐसा ही इस स्थान पर। तो देखिए इतिहास के साथ इतिहास बनी गया कि मैंने कभी आया, मेरी कोई ताल्लुक नहीं था, मैं एक पर्यटक के तौर पर आया, लेकिन आज मैं उसी विरासत पर एक अतिथि के तौर पर खड़ा हूं। तो मुझे लगता है कि जमीन आशीर्वाद दे ही रही है। मालानी महोत्सव के तहत यहाँ किराड़ू में ये आयोजन हो रहा है और राजस्थान सरकार इसको बढ़ावा देने के लिए, पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए, ये जो पुरानी धरोहर है हमारा किराड़ू ऐतिहासिक स्थल है, इसको लोग बढ़ावा देने के लिए ये आयोजन हो रहा है। यहाँ राजस्थान के अलग अलग क्षेत्र के कलाकार, आंगी नृत्य, गैर नृत्य सहित कई भरतनाट्यम कलाकार आए हैं और यहाँ अड़ोस पड़ोस कई गाँव के लोग भी आए हैं। और ये यहाँ आने से और इनके पर्यटन को आने से, ऐसा आयोजन होने से ये पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और ये इसका स्वरूप कम में निखार आएगा और भविष्य में ये इसकी लोकप्रियता बढ़ेगी तो और भी यहाँ के लोग आएंगे। कला संस्कृति एवं पर्यटन विभाग जयपुर तथा संगीत नाटक एकेडमी जोधपुर की तरफ से आयोजित जिला प्रशासन और जिला परिषद के सहयोग से ये कार्यक्रम 2 दिवसीय आज संपादित हो रहा है। कलेक्टर मैडम है, सीओ साहब है, एडीएम साहब वगैरह सारे अधिकारीगण भी उपस्थित थे। आम जन के प्रति बहुत अच्छी सरकार ने यह सोच रखी और इन लोगों को भी संस्कृति के प्रति और इस पुरातत्व स्थल के प्रति काफ़ी जागरूकता हुई। धन्यवाद है राज्य सरकार का जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया। तो संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देना है बाड़मेर जिले में और यह लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी के ये पुरातत्व अवशेष है। इनको पुनर्स्थापित करने के लिए, इनको वापस प्रतिस्थापित करने के लिए यह बहुत अच्छा कार्यक्रम है। डीडवाना कुचामन जिले के पर्वतसर क्षेत्र स्थित केवाय माता मंदिर नवरात्रों में आस्था का केंद्र रहा। माता का ये प्राचीन मंदिर लगभग 3000 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। आइए दिखाते हैं केवाय माता मंदिर पर ये खास स्टोरी। ये जो पहाड़ी आपको दिख रही है, इस पर करीब 1100 से ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़कर और माताजी के दरबार में पहुंचा जा सकता है। और ये मंदिर जो है वो करीब 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना है और इसको चचदेव दहिया नाम के जो शासक थे उस समय के, उन्होंने इसको बनाया था। यहाँ पे माता चामुंडा माता की मूर्ति स्थापित है और ये चूँकि मेरी कुलदेवी है इसलिए मैं हम हर साल नवरात्र में
दोनों नवरात्र में यहाँ अपने परिवार के साथ माता जी के दर्शन करने के लिए आता हूँ। और हम लोग 1100 से ज़्यादा सीढ़ियाँ पैदल चढ़कर और इस माता जी के दरबार में पहुँचते हैं। और जब हम इस दरबार में पहुँचते हैं तो यहाँ पे बड़ा सुकून, माता जी के दर्शन करके आनंद विभोर हो जाते हैं। किंसरिया गांव में जो केवाई माता का मंदिर है, जो कि पहाड़ी पर स्थित है, जिसके लिए 1100 सीढ़ियों की दुर्गम स्थिति को पार करते हुए माता के दुर्लभ दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। तो पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जो अनूठी पहल की गई है कि वहां पर 16 डिब्बों का रोपवे तैयार किया जाएगा, जिसमें 24 घंटे हमारे को सेवाएं मिलेगी। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद है सरकार को कि भक्त और भगवान का जो संबंध है उसको कायम रखने के लिए बड़े बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, जिन सब के लिए ये दर्शन मात्र चंद मिनटों में ही सुलभ हो जाएंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये सुना जा रहा है कि 25 करोड़ की लागत से ये बनने वाला रोपवे, जो कि जापानी तकनीकी के अनुसार बनाया जाएगा, और इसमें ये भी है कि 24 घंटों के अनुसार रात और दिन में हम भक्त कभी भी माता के दर्शन कर सकते हैं। आज से 1150 वर्ष पहले राणा चतुर्देव भैया द्वारा ये मंदिर का निर्माण किया गया, और उनके कुल में कोई पुत्र न होने के कारण उन्होंने मातृश्री से मांग की और मातृश्री ने उनको कुलदीप दिया। उसके बाद जैसे राजा करता है वैसे प्रजा ने भी ऐसी मांगे की और प्रजा की मांगों को माता जी ने आशीर्वाद के रूप में सभी को फलित किया और मनोकामनाएं पूरी की, सुख समृद्धि के लिए, जात जड़ूलिया के लिए। और 700 वर्ष के बाद में महाराजा अजीत सिंह जोधपुर ने चामुंडा माता की स्थापना इसी मंदिर में की। और भक्तजन खूब श्रद्धा के साथ माँ का दर्शन करते हैं। पूरे हिंदुस्तान से यात्री, हर कोने कोने से यात्री आते हैं। जो पहाड़ी के ऊपर मंदिर होते हुए 1150 फीट और 1150 पेड़ियों के ऊपर, इसके लिए अभी इसकी हाल में जरूरत जैसे रोपवे की है, तो हमें सरकार से अनुमति भी मिल चुकी है रोपवे की, और जल्द से जल्द आगे आने वाले समय में अगले 12 महीने में रोपवे लग जाएगा। हर वर्ष की भांति बीकानेर में इस सप्ताह कबीर यात्रा का आयोजन किया गया। ये यात्रा न केवल एक महोत्सव है, बल्कि सूफी गायन के साथ ही कबीर वाणी और ग्रामीण समाज के सांस्कृतिक परिवेश का भी एक जीवंत अनुभव है। आइए लेके चलते हैं हम आपको कबीर यात्रा में। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि राजस्थान कबीर यात्रा पिछले ये एक ट्रैवलिंग फोक म्यूजिक फेस्टिवल है जो कबीर की वाणी पर आधारित है। इससे शहरों के ही नहीं गांवों के लोग भी जुड़ते हैं और पूरे देश से कलाकार इसमें आते हैं और शिरकत करते हैं। ये राजस्थान कबीर यात्रा का 8वां संस्करण आज बीकानेर में शुरू हो रहा है। 1 से 5 अक्टूबर तक ये यात्रा चलने वाली है। आज इसका उद्घाटन रविंद्र रंगमंच में हो रहा है। कल ये यात्रा कालासर गांव में जाएगी, फिर छतरगढ़ का कार्यक्रम है, 4 तारीख को कालू में होगा और इसका समापन कतरियासर में होने वाला है। और इसमें लगभग 100 से ज़्यादा वाणी और सूफी गाने वाले कलाकार भाग ले रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से आज कविता सेठ की परफॉर्मेंस होगी, फिर कबीर कैफे आ रहा है, वासु दीक्षित बैंड है और काफ़ी महिषाराम जी, मीर बसु, बरकत खान और बहुत सारे कलाकार इस यात्रा में भाग लेने के लिए आ रहे हैं। और पूरे हिंदुस्तान से लगभग 400 यात्री यहाँ आज मौजूद हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर की जो आई थिंक इस पूरे फेस्टिवल की जो है वो पहचान है, और बहुत ही अच्छा जो है आप देखिए सुंदर माहौल बना हुआ है। हमें तो अभी परफॉर्मेंस करके बहुत आनंद आया। बहुत सुंदर सुनने वाले लोग जो है यहाँ पे आए हुए हैं, पूरे देश से आए हुए हैं, जापान से लोग आए हुए हैं, और लोग इसको काफ़ी परेशानियां भी है, गर्मी है, ये है, उसको सबको छोड़कर जिस तरीके से संगीत को और लोक कला को जो है वो आगे बढ़ाने का जो है वो ये काम कर रहे हैं, ये वास्तव में जो है बहुत अच्छा काम है। और एक तरह से जो समरसता की, एक भाव की, प्रेम की पूरा वातावरण बनाने की जो इस पूरे फेस्टिवल के साथ में कोशिश की जाती है। सब तरह के लोग हैं, सब कम्युनिटीज़ के लोग हैं, और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है। भारतीय रेल अब पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अनोखा नवाचार करने जा रहा है। अब भारतीय रेल द्वारा रेलवे स्टेशनों पर मिट्टी के कुल्हड़ में चाय सर्व यानी परोसी जाएगी। इसके लिए
राजस्थान के पाली जिले में मिट्टी के कुल्हड़ बनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। आइए दिखाते हैं पाली से ये खास रिपोर्ट। राजस्थान के पाली जिले की माटी की महक अब देश के हर कोने में सुगंध बिखेरेगी। यहाँ के बने कुल्हड़ में देश के हर रेलवे स्टेशन पर देशवासी चाय की चुस्कियां लेंगे। राजस्थानी भाषा में कुल्हड़ को सिकोरा कहा जाता है। ये सिकोरे पर्यावरण की रक्षा करने के साथ मारवाड़ की माटी व संस्कृति से हर देशवासियों को जोड़ेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पाली के दौरे के दौरान देश के रेलवे स्टेशनों पर कुल्हड़ में चाय परोसने की बड़ी घोषणा की है। रेल मंत्री ने पाली के खेतावास औद्योगिक क्षेत्र में बनाए जा रहे माटी के सिकोरों को देखा और इनकी डिजाइन व बनाने की प्रक्रिया पर प्रसन्नता जताई। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि पाली में बनाए जा रहे सिकोरे देश भर में मारवाड़ व पाली की पहचान बनेंगे। अब रेलवे स्टेशनों पर चाय आदि के लिए इन कुल्हड़ों का प्रयोग होगा। उसमें कैसे एक आधुनिक तरीके से काम किया जाए और प्रोडक्टिविटी बढ़े, जिससे कि पलायन रुके। विशेष बात है जिससे कि गांव के गांव में लोगों को काम मिल सके। उस उद्देश्य से लघु उद्योग भारती ने बहुत अच्छे पाली में ये काम चालू किए हैं, जिससे कि हमारे पारंपरिक उद्योगों को एक नया रूप मिले। यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले हेमावास में चूड़ी का काम और यहाँ पर अभी कुल्हड़ का काम जो देखा, बहुत अच्छी क्वालिटी है कुल्हड़ की। डिज़ाइन में बहुत ध्यान दिया गया है और विशेषकर जो एक दिन में जितना काम होता था उससे कई गुना काम आज नए तरीके से करने से पारंपरिक काम और बेहतर हो सकता है। वो व्यवस्था देखी, बहुत अच्छा लगा और आज ये निर्णय लिया हम सब ने मिलकर कि इन कुल्हड़ों का उपयोग रेलवे में चाय के लिए इसका उपयोग करेंगे। लघु उद्योग भारती की ओर से पाली में माटी के सिकोरे व बर्तन बनाने के लिए मशीनें तैयार करवाई गई हैं। ऐसी मशीनों से पाली के कुम्हार अब सिकोरे बना रहे हैं। सिकोरे व बर्तन तालाब या नाड़ी की मिट्टी से बनाए जा रहे हैं। ये सिकोरे बनाने की मशीन के साथ मिट्टी पिसाई व मिक्स करने की मशीन भी है, जिससे कारीगर को यह कार्य भी हाथ से नहीं करना पड़ता है और कम समय में ज्यादा कुल्हड़ बनाए जा रहे हैं। मशीन से 1 मिनट में करीब 13 से 15 सिकोरे व गिलास आदि तैयार किए जा रहे हैं। वहीं भगोना, हांडी आदि बड़े बर्तन भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन उनकी मात्रा कम है। मशीन से 50 मिलीलीटर से 250 मिलीलीटर के सिकोरे के गिलास के अलावा मिठाई रखने की कटोरियां, दही जमाने के बर्तन भी बनाए जा सकते हैं। कुल्हड़ बनाने के काम में महिलाएं बड़ी संख्या में जुटी हुई हैं। यही कारण है कि देश की कामगार महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने और उनको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में रेल मंत्री ने यह घोषणा की है। रेलवे स्टेशनों पर कुल्हड़ के प्रयोग से न सिर्फ महिला सशक्तिकरण होगा, बल्कि देश की आधी आबादी कहे जाने वाली महिला समूह को बड़ा आर्थिक संबल मिल सकेगा। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना प्रदेश भर की महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर का एक साधन साबित हो रही है। ऐसी कहानी है शाहपुरा के पनौतिया गांव की रहने वाली महिला उद्यमी दीपू कुमावत की। आइए दिखाते हैं शाहपुरा से ये खास रिपोर्ट। कि हमारे खेतों में यूरिया और डीएपी खाद का इस्तेमाल किया जा रहा है।
ये खाद हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। इसके बारे में हम जब पढ़ने जाते थे धीरे धीरे बड़े हुए और इसके बारे में पता चला कि ये खाद बहुत ही नुकसानदायक है और फसलों के लिए और हमारी खेती के लिए भी बहुत नुकसान कर रहा है और हमारी भूमि को भी बंजर बना रहा है। मुझे टीवी समाचार दूरदर्शन के माध्यम से पता चला कि गाँव के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर के लिए बहुत सारी योजनाएं लागू कर रही हैं, जिसमें जैविक खाद भी एक योजना है। इसीलिए इसके बारे में हमने ऐसा सोचा। नाम मनबर है और टीपू भाई के मैंने काम करा थे। टीपू भाई के काम करा मिनो और मैंने पीछे देवे मैं खेती बाड़ी को ना काम करा थे। दो पति पत्नी घर परिवार चाहे जा। हाँ, यहाँ काम करने से यह खाद भी बहुत अच्छा है और यह खाद की वजह से हमारी फसलें भी अच्छी होती हैं और ये मोदी जी का भी ये विषय है कि इस खाद उपयोग करने से हमारे सभी फसलों में अच्छा होता है। हमारा देश वैसे कृषि प्रधान देश है और मेरा परिवार और समाज गांव में सभी खेती से जुड़े हुए लोग हैं। बीलिया पास के गांव की बहू आई, वो भी 14वीं MA कर रखी है और उसने हमारे परिवार के साथ बैठ कर के कहा कि पापा जी क्यों ना हम जो जैविक खाद है उसके बारे में सोचते हैं, ये काम मैं कर लूँगी। उसने जब बार बार हम पूरे परिवार से आग्रह किया कि जैविक खाद बनाने का काम मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया मोबाइल में YouTube के माध्यम से, तो मैं करना चाहती हूँ। तो उसका विचार हम सब परिवार वालों को बहुत अच्छा लगा और हमने सबने फिर कहा, ये तय किया कि जैविक का काम हम करेंगे। इससे किसानों का भला होगा, खेती का भला होगा और समाज का सबका भला होगा। सनातन संस्कृति में विजयदशमी के पर्व पर रामलीला की हमेशा से परंपरा रही है। इसी के मद्देनजर जयपुर के कला और संस्कृति के केंद्र जवाहर कला केंद्र में मानस रामलीला का मंचन किया गया। खास बात यह है कि इस रामलीला में विजुअल साउंड इफेक्ट्स का भी समागम देखने को मिला। आइए दिखाते हैं हम आपको जवाहर कला केंद्र में आयोजित की गई खास रामलीला। वो पुत्र जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उनका नाम भरत होगा। सबसे बड़े पुत्र जो आनंद के समुद्र हैं और जिनके एक अंश से तीनों लोग सुखी होते हैं, उनका नाम राम हो। शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका दास ही हो सकता है। क्या आज्ञा है, मुझसे कहिए। लड़कपन में हमने खिलौनों जैसी बहुत सी तनुहियां तोड़ डाली, तो इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से? यहाँ पे जो प्ले करने आए हैं उसका नाम है मानस रामलीला। तो अरु स्वाति व्यास निर्देशित ये मानस रामलीला है, जिसके लेखक हैं श्री अयोध्या प्रसाद गौड़। तो ये मानस रामलीला हमने 2023 में लिखनी शुरू की थी। उसके बाद पिछले 1.5 साल से इस पर काम चल रहा है, जिसमें सुरेश वाडेकर जी है, दिव्य कुमार है और मुंबई का जो इसमें संगीत है और सारे सिंगर भी जो आजकल प्रचलित सिंगर हैं, जो भी नामचीन हैं, उनका काम चल रहा है। और इसके अंदर जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं वो सारे जयपुर के रंगकर्मी हैं। और राम जिनकी ये कहानी है, इसके लिए हमने अरुण गोविल जी से बात की थी। तो इसमें आपको जो आवाज़ सुनने को मिलेगी वो अरुण गोविल जी की आवाज़ है। और इसमें जोधपुर के लगभग 700 कलाकारों ने भाग लिया था जब हमने इसका पहली बार शो किया था। और इसका मंच का साइज़ उस वक्त लगभग 150 बाई 80 फीट था और उस वक्त इसका बजट लगभग 5.25 करोड़ के आसपास था। उसके बाद इस रामलीला को हमने थोड़ा सा छोटा किया है साइज़ में और अभी हम इसको 100 कलाकारों के साथ कर रहे हैं। RIC में हम इसका एक शो कर चुके हैं 27 मार्च 2024 में विश्व रंगमंच दिवस को। और अब ये हम जवाहर कला केंद्र में जो दशहरा उत्सव है, इस बार हमने सब लोगों ने आवेदन किया था पूरे भारत से। उसमें इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू के दौरान हमारे नाटक को सेलेक्ट किया गया और
जो हमने डिमांड्स की थी कि इसके अंदर वो टेक्निकलिटीज़ चाहिए, क्योंकि इस रामलीला की खास बात जो है हमने जो तैयार करते वक्त सोची कि इसमें ग्राफिक्स, क्रोमा, फिल्म टेक्निक्स और फिल्म एक्टिंग, मतलब थिएटर वाला जो लाउड एक्टिंग जो होता है, चिल्ला चिल्ला के बात करने वाला, उससे हमने बचने की कोशिश की है। और भावनात्मक स्तर को बनाए रखने के लिए हमने अभिनय का वो शैली चुना है जो तुरंत संप्रेषित भी हो और वो अतिरंजित ना लगे, इतना कि भावनाएं कहीं दूर बह जाए। तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना, सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। आपका तो एक एक वचन भी करोड़ों बाणों के समान है। नाथ, लक्ष्मण पर क्रोध न कीजिए। यदि ये आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या ये आपकी बराबरी करता? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना कैसे बदल रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की जिंदगी, किस प्रकार किया गया मानस रामलीला का मंचन और विजयदशमी पर जैसलमेर में कैसे हुआ शस्त्र पूजन से लेकर ये था इस सप्ताह का विशेष। अगले सप्ताह फिर लौटेंगे खास कहानियों, खास स्टोरीज के साथ में। तब तक के लिए मुझे और मेरे सहयोगी हनुमान जायसवाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।